प्रगति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिवाकर वर्मा फिर से आप सबके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की क्लास को लेके, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित और खुश होंगे इस कठिन परिस्थितियों में, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा था, हमने ये देखा कि संविधान के 22 जो भाग हैं उनके बारे में देखा, उनकी सीक्वेंसिंग को देखा। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। और बिल्कुल आपकी परीक्षा के अनुसार जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी आपकी करवा जाएगी। एक एक चीज बताऊंगा, समझाऊंगा। पीछे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक फ्लो चार्ट फॉर्म में डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम पूरे मौलिक अधिकार के संबंध में जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे जुड़े अन्य तथ्य जो हैं उन सब का वर्णन इसमें किया हुआ। एक ही फ्लो चार्ट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे पूरे फंडामेंटल राइट्स को समझे, जाने, और ऐसे फ्लो चार्ट आपको रिवीजन पर्पस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही मदद करते हैं कि एक ही जगह के आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो जाता है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि हम किसी चीज को जब याद करते हैं तो नाम याद कर लिया कि राकेश, ठीक, तो और उसके बारे में देख लिया कि राकेश जो है इस प्रकार का व्यक्ति है। ठीक, तो जब हम सुनते हैं कहते हैं राकेश, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक वाला व्यक्ति की बात हो रही है। एक दूसरी तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक ये है, आपके दिमाग में आ जाता है अरे ये तो राकेश की कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो राकेश की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तरीका है मानव मस्तिष्क जो चीजों को याद करे, यानी आंकड़े, यानी फैक्ट्स एंड फिगर से वो किसी का नाम या उसका टाइटल याद कर सकता है, और टाइटल से वो किसी की कैरेक्टरिस्टिक या उसके बारे में अपनी जानकारी को अपने दिमाग में ला सकता है। ठीक, तो वही तरीका है फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा और आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। उससे पहले हम अनुच्छेदों पर आए, उससे पहले फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों भारतीय संविधान में इतनी महत्वपूर्ण रूप से इसको रखा गया है। एक तो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए उसके नैतिक, उसके भौतिक, उसके बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तो उसका नैतिक, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। अब आपको पढ़ने का अधिकार है, आप पढ़ते तो आपका बौद्धिक विकास, अगर आपसे यह अधिकार छीन लिया जाए तो कितनी हानि हो। ठीक, कहीं जाने का अधिकार है, खाने कमाने का अधिकार है आपको, अगर ऐसे अधिकार आपको नहीं होंगे तो विकास कहां से होगा। इसलिए मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। ठीक, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स से इसको लिया गया है, और भारत के संविधान के अनुसार, भारत की जनता के अनुसार इसमें संशोधन करके भारत के संविधान के भाग 3 में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक, दो बातें आपने देखी कि ये क्यों जरूरी है और इसका स्रोत क्या है। यहां पर लिखा है शब्द वाद योग्य है, यानी एक उसी से प्रवर्तनीय, दोनों एक ही बात है। वाद योग्य है या प्रवर्तनीय है, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब वह है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे इस बात की चर्चा संविधान में की गई। ठीक, 3 बातें।
चौथी बात लिखिए, सरकार पर नकारात्मक बाध्यता। गौर करिए, सरकार पर नकारात्मक बाध्यता। नकारात्मक बाध्यता का मतलब होगा कि सरकार बाध्य है, सरकार बाध्य है व्यक्ति को मौलिक अधिकार सौंपने की। सरकार बाध्य है व्यक्ति को मौलिक अधिकार देने के लिए, वो मना नहीं कर सकती। लेकिन जब सरकार की बाध्यता तो है, लेकिन अगला ही लिखा हुआ है युक्त निर्बंधन। युक्त निर्बंधन यानी रोक, यानी मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त तो हैं, लेकिन इस पर युक्त यानी उचित कारणों से निर्बंधन यानी रोक लगाई जा सकती। हम जैसे जैसे अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे हम इस बात को और एक्सप्लेन करते चलेंगे कि युक्त निर्बंधन सभी जगहों पर कैसे अप्लाई होता है, और आप समझ जाएंगे इस बात को अपने आप ही कि किस कंडीशन में किसी व्यक्ति के अधिकारों को रोका जा सकता है सरकार यानी राज्य के द्वारा। ठीक, तो हमने पहले 5 बातें देखी कि नैतिक, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दूसरी बात, संविधान में अमेरिका के संविधान से इसको प्रेरित होकर लिया गया। किससे? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट है अमेरिका का, बिल ऑफ राइट्स, इससे प्रेरित होकर लिया गया। और मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है यानी बाध्य योग है। इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, न्यायालय इस संदर्भ में अपने फैसला दे। सरकार पर नकारात्मक बाध्य, सरकार इन्हें मानने के लिए बाध्य है। और युक्त निर्बंधन यानी उचित कारणों से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। ठीक, ये बातें देखी। अब लोग देखते हैं भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो चीजें लिखी हुई हैं उसके बारे में देखते हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 12? क्या कहता है अनुच्छेद 12? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखा। और क्या कहा गया है उसमें? क्या कहा गया है राज्य की परिभाषा में? कि संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, सभी सरकारी निकाय, पंचायतें, नगर पालिका, ठीक, और डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं, ये सभी संस्थाएं भाग 3 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में जो हमने ये बताया था कि भारत के 22 भाग कौन से, तो वहां पर शुरुआत में इस जगह पर हमने राज्य की परिभाषा दी थी कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य शब्द की क्या परिभाषा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो राज्य शब्द की परिभाषा है वो भाग 3 के संदर्भ में दी गई है। और ये लिखा गया है कि संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, सभी सरकारी निकाय, ठीक है, पंचायतें, नगर पालिका, विकास बोर्ड, ये सभी चीजें राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत आती है। ये राज्य की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, राज्य की परिभाषा देने का क्या मतलब है कि राज्य इन सभी जगहों पर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नहीं कर सकता। सरकार को जो नकारात्मक बाध्यताएं प्राप्त हैं, सरकार के प्रति जो नकारात्मक बाध्यताएं हैं वो यहाँ पर लागू होती हैं। ठीक, ऐसी जगहों पर किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर रोक नहीं लगाई जा सकती बिना उचित कारणों के। ठीक, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या, वो किसी को चाहे घुसने दे, किसी को चाहे घुसने ना दे। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो तो उस व्यक्ति की जिसकी प्रॉपर्टी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो किसी व्यक्ति को प्रवेश दे, किसी व्यक्ति को प्रवेश ना दे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये सभी संस्थाएं ऐसी हैं, इन पर युक्त निर्बंध उचित कारणों के अलावा किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, और अभी ये चीज आपको और क्लियर होगी जब जैसे हम अनुच्छेदों में बढ़ेंगे, ये सभी चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी और अच्छे से समझ में भी आती जाएगी। भाग 3 के अनुच्छेद 12 की हमने बात की। अब आते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है कि संविधान पूर्व यानी भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ठीक, और तो संविधान के पूर्व, उसके पहले एवं पश्चात, यानी संविधान बनने के पश्चात संसद आ गई।
ठीक, उससे पहले जो ब्रिटिश कानून थे वो, और संविधान बनने के बाद जब संसद ने जो कानून बनाए उनकी बात कही। अगर 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 संविधान बनने से पूर्व और संसद द्वारा, संविधान बनने के पश्चात जो भी कानून हैं थे या संसद द्वारा बनाए गए, ठीक, अगर वो भाग 3 से असंगत, अगर वो भाग 3 से असंगत है या भाग 3 के अधिकारों को कमजोर करता है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक, तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है या उसका अल्पीकरण किया जा सकता है। ठीक, यहां पर क्या है कि न्यायालय क्या करता है, यदि कोई कानून है और उसके 20 प्रावधान है, ठीक, और उसमें 20 प्रावधान मान लीजिए लिखे हुए, तो उसमें पाया कि पांच प्रावधान भाग 3 के अनुकूल नहीं, तो क्या करेगा न्यायालय, इन 5 प्रावधानों को शून्य बता देगा, 5 प्रावधानों को शून्य कर देगा कि भाई ये 5 प्रावधान मान्य नहीं, केवल जो बचे हुए 15 हैं वो ही मान्य हैं। इसके अलावा एक कारण और बनता है कि यदि किसी प्रावधान को हटाने पर पूरे कानून का, किसी भी प्रावधान को शून्य घोषित करने पर यदि पूरे कानून का अर्थ खत्म हो जाए, तो पूरा का पूरा कानून ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही बात कही गई कि संविधान पूर्व और पश्चात में अगर कोई विधि भाग 3 के अनुरूप नहीं है, यानी संगत है, यानी उससे मेल नहीं खाती है, तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं? अच्छा, देखिए 2 चीजें और लिखी हैं, आच्छादन का सिद्धांत और पृथकीकरण का सिद्धांत। आइए देखते हैं ये क्या है। ठीक, आच्छादन का सिद्धांत, ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आच्छादन का मतलब होता है छाया लेना, ठीक, जैसे ग्रहण लगता है, जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है कि हम जो हिस्सा देखते हैं, मान लीजिए सूर्य पर ग्रहण लगा तो ये हो गया सूर्य, और चंद्रमा जितने हिस्से पाया उतने इसने कवर कर लिया, मान लीजिए ऐसे कवर कर लिया, तो इतने हिस्से पे क्या लग गया, इस वाले हिस्से पे आच्छादन हो गया, यानी चंद्रमा की छाया पड़ गई सूर्य के हिस्से पे और वो हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत के बारे में बात कही गई है, और ये बात कही गई अनुच्छेद 13(1) में। और किस केस में? भीखाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1955 में केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आच्छादन का सिद्धांत दिया। इसमें कहा क्या गया? वही बातें जो मैंने आपको बताई कि संविधान पूर्व, ठीक, संविधान पूर्व, ये पूर्व, और ये 2 जो है वो पश्चात से जुड़ा हुआ है। संविधान पूर्व, इस संविधान पूर्व भारत का संविधान बना, उससे पहले बहुत से कानून थे, तो क्या था कि उन सब कानूनों के अधीन भारत के लोग शासित होते थे, उन पर लागू होते थे। जब भारत के संविधान बनकर तैयार हो गया, कानून सब बदल गए, ठीक है, तो ऐसा और पूर्व के कानूनों को भी हमने स्वीकार किया, ठीक, तो निश्चित तौर पर पूर्व के कानूनों के संबंध में कुछ होगा कि नए कानून आए जिससे पूर्व के कानून बदल गए। ठीक, अब जब वो कानून बदल गए तब ये व्यक्ति 1945 के कानून पे जो कानून था उसके अकॉर्डिंग इसके पास कोई अधिकार थे। जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत का संविधान आ गया, तो संभवतः उसमें से कुछ कानून हट गए, पर उस समय, जिस समय अगर 1945 की बात करें और न्यायालय के पास ये केस 1955 में आए, तो 1945 में जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग उसको शासित माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग, भले ही 1950 में के बाद वो कानून खत्म हो गया हो, लेकिन 1950 से पहले वो कानून था, 1950 से पहले कानून था, तो उस कानून के अकॉर्डिंग जो भी स्थितियां रहेंगी उसके अकॉर्डिंग भीखाजी नारायण को न्यायालय को देखना पड़ेगा। और बाद में
जो भी कानून हो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा या नहीं, ये न्यायालय इस बात पर गौर करेगा, इस बात पर गौर करेगा। ठीक, इसको ऐसा किया कि ये पाया गया कि उस समय के हिसाब से वो कानून अच्छा था, पहले जो कानून था उस समय के हिसाब से वो कानून अच्छा था, तो जो वर्तमान के जो कानून है कुछ समय के लिए पुराना कानून नए कानून पर छाया ले लेगा, पुराना कानून नए कानून पर कुछ समय के लिए छाया ले लेगा, आच्छादन कर देगा। ठीक है, छाया ले लेगा और ये सुनिश्चित करेगा आच्छादन का सिद्धांत। ठीक, आच्छादन का सिद्धांत। ठीक, एक बात आप लोग के दिमाग में आ गई कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है। ये इसी प्रकार का है कि कानून के ऊपर छाया ले लेगा कुछ समय के लिए। ठीक, न्यायालय मानता है कि कानून अच्छा है किसी कोई व्यक्ति पर के लिए, लेकिन भाग 3 के अनुरूप न होने के कारण कुछ समय के लिए वो क्या करता है, कानून आच्छादन यानी छाया ले लेता है। ठीक, अच्छा, तो वो कानून जीवंत हो जाता है, अन्यथा वह शून्य घोषित किया जा सकता है। पृथकीकरण का सिद्धांत भी कुछ इसी प्रकार का है। पृथकीकरण का सिद्धांत भी कुछ इसी प्रकार का है कि इसमें क्या कहा गया है कि प्रावधान अगर असंगत है तो शून्य घोषित किए जा सकते हैं, परंतु शून्य घोषित करने के बाद जितना कानून बच गया अगर उसका अर्थ बनता है, ठीक, कोई कानून बना उसको न्यायालय ने शून्य घोषित किया, तो कुछ मैंने कहा ना कुछ प्रावधानों को शून्य घोषित किया, तो जो कानून बच जाता है अगर वो अर्थहीन है, उसका कोई मतलब बनता है, तो उसको पृथक करके पृथकीकरण के सिद्धांत दिया और उसको माना जाए। ठीक, संविधान बनने के पश्चात के कानूनों पर लागू है अनुच्छेद 13(2) के माध्यम। आच्छादन का सिद्धांत 13(1) पर लागू है। ठीक, लेकिन 13(1) पर लागू है, लेकिन क्या हुआ, एक केस आया अंबिका मिल, कहा लिख दूं, यहीं पर लिख देता हूं, अंबिका मिल वर्सेस गुजरात। अंबिका मिल वर्सेस गुजरात कानून आया 1974 में, जिसके माध्यम से संविधान के बाद के कानूनों पर भी आच्छादन के सिद्धांत को अप्लाई कर दिया गया। ये अनुच्छेद 13 से जुड़ी दो महत्वपूर्ण बातें थी। आच्छादन के सिद्धांत में वो कानून पर छाया ले लेता है कुछ समय के लिए, क्योंकि माना जाता है कानून अच्छा है, परंतु परिस्थिति के अनुसार उस पर काम नहीं चल रहा है। पृथक्करण के सिद्धांत पर जब जिन कानूनों को शून्य घोषित कर दिया जाता है कुछ प्रावधानों को, और जो कानून बचता है अगर वो अर्थहीन है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका अर्थ पूर्ण है, उसका अर्थ है, ठीक, उसका अर्थ है, तो उतना पृथक करके उसको अप्लाई माना जाएगा। ये है अनुच्छेद 13, हमने 12-13 देखा। ठीक, इसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान जो है 6 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। भारतीय संविधान 6 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। देखिए, गौर करने वाली बात है कि मूल संविधान में जब संविधान शुरू में बना था तब 7 प्रकार के अधिकार, 5, 2, 7 प्रकार के अधिकार थे। कौन कौन से? समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम, सांस्कृतिक और शिक्षण संरक्षण का अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल कंजर्वेशन की बात कही गई। फिर ये राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, और फिर आया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये 7 प्रकार के कानून, ये 7 प्रकार का अधिकार में प्राप्त। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, जिसके माध्यम से अब सिर्फ 6 प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त है, सिर्फ 6 प्रकार के अधिकार में प्राप्त है। ठीक है, कौन कौन से? ये मोटे मोटे पॉइंट में जो आपको यहाँ पे लिखे दिख रहे हैं, एक एक अधिकार और उनसे उसके अधीन लिखे गए हम एक एक प्रावधान को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे। देखिए, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, राइट टू इक्वालिटी की बात अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच कही गई। क्या कहा गया है? पहली बात, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन, इसकी संकल्पना जब लॉर्ड डायसी इसकी संकल्पना
लॉर्ड डाइसी ने की थी कि विधि का शासन है, रूल, लॉ इज किंग, लॉ इज किंग, यानी कानून ही राजा है। ये संकल्पना विधि के शासन के अंतर्गत आती है, अर्थात कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं, जो भी कानून है वो सभी पर लागू होता है। इसके अंतर्गत ये बात कही गई, चाहे भारत के राष्ट्रपति जी हो और चाहे रिक्शा चालक हो, कोई मंत्री हो या फिर कोई आम नागरिक हो, उन सभी पर विधि यानी लॉ एक समान लागू होती है। ये बात विधि के शासन के अधीन कही गई, ठीक। यानी कि अगर कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर वही कानून अप्लाई होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो या फिर धनाढ्य व्यक्ति हो, उस पर लागू हो, या फिर उच्च सशक्त पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या फिर कमजोर हो, सब पर विधि का शासन के अधीन कानून सब पर लागू होगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात कही गई है विधियों का समान संरक्षण। इस बात को देखिए, साथ में लिखिए, शब्द देखिए, इस बात को देखिए, एक समुदाय एवं परिस्थिति। अगर देखिए यहाँ पर बात की है विधियों का समान संरक्षण की, कैसे? एक समुदाय एक परिस्थिति। कैसे? एग्जाम्पल को इसको ऐसे समझिए कि भारत या किसी भी देश में, हम भारत की बात करते हैं, किसी भी देश में जैसे वर्ग होते हैं, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बालकों का एक वर्ग है, उसमें बालक भी हैं, उसमें बालिकाएं भी हैं, ठीक। किशोर उम्र के बालक बालिकाएं, दिव्यांग हैं, ठीक। महिलाओं में भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की अगर बात करें तो एक वर्ग विशेष बन जाता है। गर्भावस्था के समय महिलाओं एक समूह बन गया, एक समुदाय हो गया, ठीक। किसी जाति या जनजाति के संबंध की अगर हम बात करें तो एक एक समुदाय हो गया। और भारत में आप सब जानते हैं इन सबकी अपनी अपनी समस्याएं। तो विधि के शासन के अधीन विधि से कोई बड़ा नहीं, लेकिन उनकी परिस्थितियों के अनुसार विधि उनको विशेष संरक्षण देने के भी प्रावधान करती। जैसे महिलाएं गर्भावस्था में जो काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, वो अपने काम को पूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं हो पाती स्वास्थ्य के कारण। तो उसमें क्या होता है, सरकार के माध्यम से एक अलग कानून, एक विधि बना दी गई कि उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक। तो क्या हुआ कि एक वर्ग विशेष के संबंध में कानून का संरक्षण दिया गया। बालक बालिकाओं के संबंध में राज्य विशेष तरह के प्रावधान कानून बनाता है ताकि उनका संरक्षण और विकास हो सके। या फिर MP MLA हो गए, अधिकारी हो गए सरकार के, इनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं ताकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। तो क्या होता है, हर एक प्रकार के वर्ग विशेष के संबंध में इस प्रकार के संरक्षण की बात कही गई, ठीक। तो विधियों का समान संरक्षण इस प्रकार से होता है कि जैसे पूरा MP है, MP मतलब संसद के सदस्य जो हैं, उन सभी को एक विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त है, उनसे विधियों का संरक्षण मिला हुआ है ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। ऐसा नहीं कि अगर विधि के शासन के आधार पर विधि लागू है, उनके द्वारा किए गए अपराध का दंड वही होगा जो सबको मिलना है, परंतु उनको कुछ समय के लिए अपवाद स्वरूप कुछ एक्सेप्शन मिल जाता है, ठीक। थोड़ा यहाँ पर उनको संरक्षण दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये बात आप लोग समझ गए। अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ और इक्वल कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ध्यान रखिए, विधियों का समान संरक्षण एक समान समुदाय और वर्ग परिस्थिति पर ही दिया गया, सभी पर लागू नहीं, ये वर्ग विशेष पर ही लागू होता है, ठीक है। आइए अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है कि ये कहा गया है, इस शब्द पर गौर कीजिए, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इन 5 आधारों पर राज्य विभेद नहीं करेगा, यानी डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिटेशन। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और मूल वंश के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी विभेद नहीं करेगा, ठीक है। जो भी चीजें राज्य द्वारा की जाएंगी वो इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा और सब पर अप्लाई
होंगी। ठीक है, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान करने के लिए, महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को रोका नहीं जाता है, राज्य को रोका नहीं जाता। हालांकि महिलाएं क्या है, लिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिंग विभेद की स्थिति बनती, परंतु महिलाओं के विकास के लिए, बालकों के विकास के लिए अलग से सिस्टम है कि राज्य इस प्रावधान यानी 15 में लिखा केवल इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा, होते हुए भी राज्य महिलाओं के लिए, बालकों के लिए विशेष कानून या उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है। ये अनुच्छेद 15 का प्रावधान। ठीक, आइए ये बात आप लोग समझ लो, चीजें कठिन या जटिल नहीं है। आप उस बात को समझिए और आसानी से चीजें आ सकती हैं, देखिए अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की बात की गई, लोक नियोजन पब्लिक सर्विस की बात की गई है। ये कहा गया है कि राज्य इन 5 आधारों पर, यही 5 आधार इसमें भी दे रखे हैं, राज्य इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में आने से नहीं रोकेगा, यानी लोक नियोजन की व्यवस्था की गई है। ठीक, साथ में अनुच्छेद 16(4) में ये बात भी कही गई है, क्या, आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की बात कही गई। अनुच्छेद 16(4) में जो आरक्षण की बात कही गई, SC ST रिजर्वेशन की बात कही गई, OBC रिजर्वेशन की बात की गई है, वहां पर अनुच्छेद 16 जो ये कहता है कि राज्य लोक नियोजन संबंध में विभेद नहीं करेगा, इसका भी उल्लंघन या अपोज अनुच्छेद 16(4) जहां पर SC ST रिजर्वेशन की बात की गई है नहीं करता। उल्टा ये अनुच्छेद 16(4) जो रिजर्वेशन की बात करता है, अनुच्छेद 16 का सपोर्ट करता है, ताकि समाज के निचले तबके के जो व्यक्ति हैं उनको भी समता का अधिकार प्राप्त हो सके, ठीक, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत की बात कही गई। अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अब अनटचेबिलिटी का डिमोलिशन कर दिया गया है, किसी भी छुआछूत का अंत है, और संसद ने कानून बनाकर छुआछूत के दंडनीय अपराध की श्रेणी में डाल दिया। ठीक, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 देखिए क्या लिखा है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जैसे आपने नाम सुना है राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय में जो राजा है ये एक उपाधि है, असली नाम उनका केवल राम मोहन राय है। राजा उनकी एक उपाधि है और राम मोहन राय उनका नाम है। तो जब वो संविधान बनने के बाद जब वो अपना नाम लिखेंगे तो राजा राम मोहन राय नहीं लिख सकते, उनको केवल राम मोहन राय ही लिखना होगा। इस बात को इस तरह से समझिए, एक ही नाम से मैं आपको समझा देता हूं कि ये आखिर उपाधियों का अंत किस प्रकार से भारत में है। बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ठीक, देखिए ये एक नाम है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर। देखिए बाबा साहब एक टाइटल, देखिए भारत रत्न एक टाइटल है और डॉक्टर एक टाइटल, ये 3 टाइटल एक नाम से जुड़े हुए हैं। ये नाम आपने पूरे सुना होगा। बाबा साहब एक प्रकार से जन सामान्य द्वारा दिया गया उपाधि है कि उस लोग अपने इच्छा, अपने प्रेम भाव, उनकी अपनी स्थिति से वो डॉक्टर B.R. अंबेडकर को बाबा साहब कहते हैं। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया गया सम्मान है, भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया गया सम्मान है। ठीक, और तीसरा डॉक्टर, ये डॉक्टर जो उपाधि इनके नाम के आगे लिखी गई है, ये किसी ने दी नहीं, इन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से इसको हासिल किया है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, उपाधियों का अंत
शिक्षा एवं सैन्य को छोड़कर, शिक्षा एवं सैन्य को छोड़कर, यानी कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त उपाधि और सैन्य से प्राप्त उपाधि को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत कर दिया जाता है, और शिक्षा और सैन्य से जो प्राप्त उपाधि है उनका वो प्रयोग अपने नाम के आगे कर सकता है। ठीक, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या नाम के बाद किसी भी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकता, यानी किसी भी उपाधि का उपयोग उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता, केवल शिक्षा और सैन्य को छोड़कर। इसका मतलब यानी बी आर अम्बेडकर का अपना नाम लिखेंगे स्वयं तो बाबा साहब भी नहीं लिख सकते और भारत रत्न भी नहीं लिख सकते, भारत रत्न भी नहीं लिख सकते। वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख सकते हैं क्योंकि डॉक्टर उनको एजुकेशन से प्राप्त हुई उपाधि है। इंजीनियर कोई है, अपने नाम के आगे इंजीनियर लिख सकता है, अपने नाम के आगे इंजीनियर लिख सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है तो ये नहीं लिख सकता पद्म भूषण इंजीनियर XYZ ना, तभी वो केवल इंजीनियर ही लिख सकता है, पद्म भूषण नहीं लिख सकता। ठीक, तो उपाधियों का अंत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये बात हो गई, उपाधियों का अंत आप लोग समझ गए। ठीक, अच्छा, हम लोग ने यहां तक देखा समता का अधिकार राइट टू इक्वल टू 14 से लेकर 18 तक। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो थैंक यू।